तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर टू फैब्रिक मतलब फाइबर से फैब्रिक तक, इसका मीनिंग हम लोग पहले समझेंगे। तो फैब्रिक क्या होता है? तो फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। जो भी कपड़ा आप पहने होगे, चाहे वो कपड़ा कैसा भी हो, सिंथेटिक हो या फिर सूती हो, तो फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। जब आप कपड़ा को देखते होगे तो क्या होता है कि वो धागा को बुनकर बनाया होता है। तो कपड़ा में से आप एक धागा को निकाल लो। जब आप उस धागा को निकाल लोगे तो उस धागा को हम लोग क्या कहते हैं? यान बोलते हैं, ठीक है। फिर उस यान का जो एक साइड होगा, धागा का जो एक साइड होगा, उसको आप क्या करोगे? और खोलोगे। जब आप उसको और खोलोगे तो वो छोटे छोटे बहुत सारे फाइबर्स से बना होता है, तो वही होता है फाइबर्स। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, और कपड़ा को बनाने के लिए चाहिए धागा, और धागा को बनाने के लिए चाहिए फाइबर। तो फाइबर टू फैब्रिक। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर में, देखते हैं क्या क्या लिखा है। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक एक लाइन को समझाया जाएगा। उसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आपका कीवर्ड्स कराया जाएगा। कीवर्ड्स के बाद फिर समरी कराएंगे। समरी के बाद फिर आपका इस चैप्टर का जो एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बोलकर बताऊंगी। अगर आपको रिटन वे में चाहिए, मतलब लिखा हुआ चाहिए, तब आप जाओगे maktos.com पर। वहाँ जाओगे तो सबसे पहले आप क्लास सेलेक्ट करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर चैप्टर। जब आप चैप्टर सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर एक पेज खुलता है। उस पेज में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे अवेलेबल होंगी, जैसे कि इस चैप्टर का नोट्स होगा, वीडियो लेक्चर होगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा, फिर इस चैप्टर से रिलेटेड क्विज होगा, और इस चैप्टर का एनसीईआरटी पीडीएफ भी वहाँ पर होगा, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होंगी। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर में। तो देखो क्या लिखा है। पहेली एंड बूझो वोन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। क्या बोल रहा है कि दो स्टूडेंट्स हैं आप ही की तरह, जिनका नाम है पहेली और बूझो। इनके स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था। उस कंपटीशन का नाम क्या था? साइंस क्विज कंपटीशन। उस कंपटीशन में पहेली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज जीता। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. और पहेली और बूझो बहुत एक्साइटेड थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्राइज का जो पैसा था, जो प्राइज मनी था, उससे वो लोग कपड़े खरीदेंगे। और किसके लिए कपड़े खरीदेंगे? तो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of clothes material, they got confused. फिर क्या हुआ? जब वो कपड़ा खरीदने गए तो वहाँ पर वो लोग बहुत सारे वैरायटी के कपड़े उन्होंने देखा। कुछ कपड़े सूती होंगे, कुछ सिल्क के होंगे, कुछ कपड़े का टाइप कुछ और होगा। तो वो लोग क्या हो गए कि बहुत ही कंफ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। तो जब वो दुकान पर गए तो जो दुकानदार था, जो शॉपकीपर था, वो क्या कहता है कि उसके दुकान में कुछ कपड़े हैं जो कि कॉटन के बने हैं, मतलब सूती हैं, और कुछ कपड़े जो है वो सिंथेटिक है। ही ऑल्सो हैड अ वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। और उस दुकानदार के पास जो सर्दियों में पहनने वाले जो कपड़े होते हैं, उलन कपड़े, वो भी थे। और उलन में क्या थे? मफलर्स थे। आप भी लगाते होगे सर्दियों में मफलर्स, तो मफलर था उसके पास, दुकानदार के पास, और शॉल भी था। देयर वेयर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल। और उस दुकानदार के पास साड़ी भी था, और वो साड़ी कैसा था? सिल्क का साड़ी था। तो पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। तो पहेली और बूझो जो थे वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। और वो दोनों क्या करने लगे? कपड़े को टच कर करके देखने लगे और फील करने लगे कि कौन सा कपड़ा है ये। मतलब कपड़ा को वो लोग टच करके महसूस करने लगे कि ये कपड़ा कैसा है, सिंथेटिक है कि सूती है कि उलन है, किस टाइप का है। फाइनली दे बॉट अ उलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। और फाइनली वो लोग एक उलन मफलर खरीदते हैं और एक साड़ी खरीदते हैं। और वो साड़ी कैसी थी? सूती साड़ी थी, कॉटन की साड़ी थी, ठीक है। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। और जब वो लोग कपड़े की दुकान से वापस आए तब पहेली और बूझो जो है वो अपने आसपास में जो सराउंडिंग में बहुत सारे जो कपड़े थे, उन सारे कपड़े को वो लोग नोटिस करने लगे कि तो कौन सा कपड़ा किस टाइप का है, उसको वो लोग नोटिस करने लगे। दे फाउंड दैट बेडशीट
blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kind of fabric. उन्होंने क्या देखा कि जो बेडशीट होता है, जो बिछावन पे जो बिछाने वाला जो बेडशीट होता है वो, या जो पर्दा होता है, या टेबल क्लॉथ जो टेबल पर बिछाने वाला जो कपड़ा होता है, या जो तौली होता है टॉवेल, या डस्टर जो साफ करने के लिए जो कपड़ा होता है। तो पहेली और बूझो ने यहाँ पर ये देखा कि ये जितने भी जो आइटम्स थे जैसे कि बेडशीट, ब्लैंकेट वगैरह, ये सारे आइटम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फैब्रिक से बने थे। तो इनमें से कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो कि सिंथेटिक फाइबर से बने होंगे और कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो कि नेचुरल फाइबर से बने होंगे। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और उनका जो स्कूल बैग है उसका भी जो फैब्रिक है वो कुछ अलग टाइप का फैब्रिक है। या फिर जो गनी बैग होता है, गनी बैग का मतलब क्या होता है, जो बोरा वगैरह जो आप देखते हो, तो वो क्या, उसका भी फैब्रिक थोड़ा अलग है। तो दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक। और वो लोग ट्राई करने लगे इन सारे फैब्रिक को, इन सारे कपड़ों को कैसे पहचाना जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वो कॉटन मतलब सूती कॉटन का बना है, या फिर उल मतलब जो उलन कपड़ा होता है उसका उल का बना है, या फिर सिल्क का है। अब देखेंगे हम लोग आगे सिल्क कैसे बनता है, ठीक है, तो सिल्क का है या फिर सिंथेटिक कपड़ा है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को पहचान सकते हो? तो क्या है वेराइटी इन फैब्रिक्स, इसके लिए आपका एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1। इसमें आपको क्या करना है, विजिट और नियर बाई टेलरिंग शॉप। टेलरिंग शॉप का मतलब क्या होता है, जो कि कपड़े का जो सिलाई करने वाला जो दुकान होता है वहाँ पर आपको जाना है, विजिट करना है। और क्या करना है, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। और आपको क्या करना है कि वो जो दुकानदार होगा, जो कपड़ा सिलता होगा, वहाँ पर बहुत सारे जो कपड़े के जो कटिंग्स होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। तो उस दुकानदार से आपको उन सारे कटिंग्स को कलेक्ट कर लेना है। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स है जिसका आपको मीनिंग समझना है। लेफ्ट ओवर मतलब क्या होता है, जो बच जाता है। स्टिचिंग का मतलब जब कपड़े की सिलाई करते हैं तो वो लोग जब सिलाई कर लेते हैं, स्टिचिंग कर लेते हैं, उसके बाद कुछ कपड़े बच जाते हैं, तो उन सारे कपड़े को क्या करना, आपको कलेक्ट करके लाना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, उसके बाद उन सारे कपड़े का जो एक एक पीस को आपको क्या करना है, टच करना और फिर फील करना है कि वो किस टाइप का है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। उसके बाद जब आप कपड़ा को टच करोगे और फील करोगे और आप पहचानने की कोशिश करोगे कि किस टाइप का है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है या फिर सिंथेटिक है, और इसको आप कंफर्म कैसे करोगे कि ये कपड़ा कॉटन ही है, ये कपड़ा सिल्क ही है। वो जो टेलर होगा, जो सिलाई करता होगा, उस आदमी से आप पूछना कि भाई साहब ये कपड़ा किस टाइप का है, ये फैब्रिक कैसा है, कॉटन है कि सिल्क का है कि वूल का है, तो वो आपको हेल्प करेंगे। डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या आप सोच रहे हैं कि ये जो अलग अलग कपड़े हैं आखिर ये किस चीज के बने होते हैं? तो इसका हम लोग आंसर जानेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। When you look at any fabric, it seems a continuous piece. जब भी आप किसी कपड़े को देखते हो, किसी फैब्रिक को देखते हो, तो कैसा वो आपको प्रतीत होता है, कैसा वो आपको दिखता है? तो आपको लगता है कि वो एक कंटिन्यूअस पीस है, एकदम एक बड़ा सा ऐसा कपड़ा है। लेकिन नाउ लुक एट इट क्लोजली, लेकिन जब आप उसको नज़दीक से देखते हो तो व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हो? उस कपड़े को जब आप नज़दीक से देखोगे तो क्या आपको दिखता है? जैसे कि देखो ये जो कपड़ा है आपके बुक में दिखाया गया है। अब देखो ये तो आपको पूरा एक बड़ा सा ऐसा पीस दिख रहा है कपड़ा का, लेकिन जब आप इस कपड़े को नज़दीक से देखते हो तो ये आपको कैसा दिखता है, बुना हुआ दिखता है। तो ये जो बुना हुआ है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं वीविंग। तो वीविंग प्रोसेस होता है और एक होता है नीटिंग। अब वीविंग और नीटिंग प्रोसेस को हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ जो आपको कपड़ा दिख रहा है, ये जो कपड़ा बुना हुआ है ये वीविंग प्रोसेस से बुना हुआ है। और ये क्या है कि धागा से मिलके बना हुआ और इन सारे धागा को बुन दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक्टिविटी है एक्टिविटी 2। तो ये जो एक्टिविटी 1 था इसमें आपको क्या करना है कि बहुत सारे कपड़े जो होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, उनके पीस को आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद उन सारे पीस को आपको फील करना है। मतलब फाइनली आपको ये जानना है कि जो फैब्रिक्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्या क्या टाइप है, वो किस चीज़ से बने होते हैं। और फिर आपने इसमें देखा कि जो फैब्रिक होते हैं वो कंटिन्यूअस एक बड़ा जो फैब्रिक आप देखते हो, जब आप उसको नज़दीक से देखते हो तो क्या होता है कि वो धागा से मिलके बना होता है।
नेक्स्ट आपका एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। और एक्टिविटी 1 में जो आपने फैब्रिक को कलेक्ट किया था, तो उन सारे फैब्रिक में से जो फैब्रिक कॉटन होगा, जो कॉटन का जो कपड़ा होगा, उस पीस को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one of the edge and pull it out। और आपको क्या करना है कि उस सूती कपड़े में से उसका जो एक साइड होगा जहाँ से धागा निकलते रहते हैं, लूज जो थ्रेड होगा, उसी को yarn बोला जाता है। ठीक है, तो उसके एक साइड से आपको एक धागा को ऐसे खींच लेना है। इफ़ नो लूज yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle। तो अगर जो आपके पास जो कपड़ा है उसका जो एक साइड है, अगर वहाँ से जो धागे हैं वो अगर इजीली नहीं निकले हुए हैं, नहीं लूज हैं, तब आप क्या करोगे कि एक पिन लोगे या फिर एक निडल लोगे, सुई लोगे, और उस पिन से या सुई से आपको क्या करना है, उस कपड़े में से धागे जो होंगे उसको जेंटली, मतलब धीरे से आपको क्या करना है, उस कपड़े में से सुई के हेल्प से या पिन के हेल्प से आपको एक धागा को निकाल लेना है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ एक पीस ऑफ ये कॉटन का एक पीस है, फैब्रिक है। ठीक है, इससे साइड में से मान लो इसमें से लूज धागा निकल रहा था तो ये आसानी से निकाल लिया। अगर यहाँ से लूज धागा साइड से नहीं निकल रहा था तो क्या करना है कि पिन या निडल के हेल्प से एक धागा को इसमें से ऐसे, देखो बहुत सारे यहाँ पे धागा निकले हुए हैं, इसको निकाल लेना है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। तो आप क्या फाइंड करोगे, आपको क्या पता चलता है कि जो भी फैब्रिक होता है, जो भी कपड़ा होता है, वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो वो yarn से मिलके बना होता है। और यान्स का मतलब क्या होता है कि ये धागा, इन सारे धागों को क्या किया जाता है, बुनकर और कपड़ा तैयार किया जाता है। तो यान का मतलब हो गया धागा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है कि फैब्रिक किससे बना, तो यान से बना। अब ये जो यान्स हैं ये किससे बनेंगे वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट है आपका टॉपिक फाइबर। ठीक है, अब फाइबर को समझने के लिए एक्टिविटी 3 को हम लोग देखेंगे। टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। बोल रहा है कि जो सूती कपड़ा होता है, कॉटन फैब्रिक होता है, उसमें से आपको एक धागा को निकाल लेना है। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। उसके बाद इस धागे को आपको टेबल पर रख देना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विथ योर थंब। और अपने थंब से, अपने अंगूठा से एक साइड, जो धागा का एक साइड होगा उसको आपको प्रेस करना है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है आपको। तो क्या करना है आपको, इस धागा को देखो यहाँ पर ऐसे रख दिया है और इस फिंगर से, और ये जो थंब है, इस थंब से क्या किया, इसको प्रेस किया, दबा के इस धागे को रखा। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4। और दूसरे एंड को थंब के ही हेल्प से स्क्रैच करना है, मतलब इसको ऐसे खरोचना है। ठीक है, जब आप खरोचोगे एक साइड से तो क्या होगा, डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो क्या होगा कि ये जो यान है, जो धागा है, वो खरोचने के बाद छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में, पतले पतले स्ट्रैंड्स में ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो वो जो छोटा छोटा जो स्ट्रैंड होता है, जो थीन और स्मॉल जो स्ट्रैंड्स हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिखाया है, देखो इसमें क्या किया कि इस धागा को ऐसे रखा और इस साइड से इसको प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद इस साइड से इसको खरोचा, स्क्रैच किया। तो स्क्रैच करने के बाद देखो यहाँ क्या होता है कि देखो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, पतले पतले, और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, फाइबर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो फैब्रिक होता है वो फैब्रिक यान से मिलके बना होता है। यान का मतलब क्या होता है, धागा, और धागा किससे बना होता है, तो थीन स्ट्रैंड से मिलके बना होता है, और वो थीन स्ट्रैंड्स को क्या कहा जाता है, फाइबर। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। और ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन आपको ऑब्जर्व हुआ होगा, कब, जब आप निडल में, सुई में जब आप धागा लगाते हो तो क्या होता है कि जब आप धागा लगाने लगते हो तो उसमें से बहुत सारे पतले पतले स्ट्रैंड्स निकल जाते हैं, जिसकी वजह से सुई में आसानी से धागा नहीं घुस पाता। तो वो क्या होता है स्ट्रैंड, तो वही स्ट्रैंड होता है फाइबर। ठीक है, मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थीन स्ट्रैंड्स। मेनी अ टाइम,
और कई बार क्या होता है कि जो धागा होता है उसका जो एंड है वो छोटे छोटे जो थीन स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें सेपरेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें परेशानी होती है। कब परेशानी आती है? तो जब हम लोग सुई में जब धागा लगाते हैं, आई ऑफ द निडल का मतलब क्या होता है कि ये जो सुई है इसमें यहाँ पर धागा लगाने वाला होता है ना, छोटा सा पोर, छोटा सा छेद होता है ना, उसी में से ना हम लोग धागा डालते हैं। तो उसमें जब हम लोग धागा लगाते हैं, जब वो धागा थीन स्ट्रैंड्स में सेपरेट हो जाता है तो क्या सुई में आसानी से घुस पाता है? नहीं घुसता ना, तो हमें प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी होती है। द थीन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टील थीनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो वही बातें लिखा है कि जो थीन स्ट्रैंड्स होते हैं, किसके स्ट्रैंड, पतले पतले जो स्ट्रैंड्स होते हैं, किसके, धागे के, जो हम लोग देखते हैं। और वो जो थीन स्ट्रैंड्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं। तो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि जो कपड़ा होता है, जो फैब्रिक होता है, वो किससे बना होता है? यार्न से मिलके बना होता है। यार्न्स का मतलब क्या होता है? धागा। और जो धागा होता है वो किससे बना होता है? तो फाइबर्स से मिलके बना होता है। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो अभी हम लोग समझ गए कि जो फैब्रिक है वो यार्न से मिलके बना है और यार्न फाइबर से बना है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं? तो where do these fibers come from? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. तो कुछ कपड़े जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क या उल, इन सब के जो फाइबर्स होते हैं वो किससे ऑब्टेन होते हैं? प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। तो ऐसे फाइबर जो कि प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो ये जो कॉटन जो हमको मिलता है या जो जूट मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? ये मेनली हमको प्लांट से मिलता है। और जो सिल्क और जो उल है ये किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो प्लांट से कौन कौन सा मिलेगा हमको? तो कॉटन मिलेगा और जूट मिलेगा। मतलब कि कॉटन का प्लांट होता है और जूट का प्लांट होता है। इन दोनों प्लांट से कॉटन का फाइबर और जूट का फाइबर हमको मिल जाता है। ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और देखो वही बातें लिखा है कि ऊल और जो सिल्क फाइबर होता है वो किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीश ऑफ शीप और गोट। तो ये जो वूल होता है ना, ये वूल कहाँ से हमको मिलता है? तो ये वूल मिलता है फ्लीश से। किसके फ्लीश से? तो शीप, भेड़ और गोट, बकरी के फ्लीश से मिलता है। तो अब हम लोग समझते हैं फ्लीश का मतलब क्या होता है। तो फ्लीस जो होता है ना, वो एक टाइप का हेयर है जो कि कुछ खास तरह के एनिमल पर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वैसा हेयर जिसको कि हम लोग वूल बनाने के लिए यूज करें, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लीस। और ये जो वूल है और कहाँ से ऑब्टेन हो सकता है? तो इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। रैबिट्स जो होते हैं ना, जो खरगोश होता है, उनके भी हेयर से बनाया जाता है ऊल। और किसके हेयर से बनता है? याक एंड कैमल्स। तो ऊल हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो सीप या गोट के फ्लीस से, मतलब उनके हेयर से मिल सकता है, या रैबिट के हेयर से, या फिर याक और कैमल के हेयर से। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून्स ऑफ सिल्कवॉर्म। और क्या बोल रहा है कि ऊल तो हमें मिल गया, ऊल किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। और वो एनिमल कौन कौन से है ये पता चल गया। अब जो सिल्क होता है ये भी किससे मिलता है? तो ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल से मिलता है। लेकिन मेनली जो सिल्क फाइबर होता है वो किससे मिलता है? आपके इंसेक्ट से मिलता है। और वो इंसेक्ट जो होता है उसका नाम क्या है? इंसेक्ट का मतलब क्या था? कीड़ा। ठीक है, और उस कीड़े का नाम क्या है? सिल्क वर्म। वैसा वर्म, वैसा कीड़ा जो कि सिल्क को प्रोड्यूस करता हो, उसको क्या कहते हैं? सिल्क वर्म। तो ये जो सिल्क वर्म है, ये जो इंसेक्ट है, ये क्या करता है? ये अंडा देता है। अंडा देने के बाद इसमें से लार्वा निकलता है। और फिर वो जो लार्वा होता है, अब उसको खाना चाहिए, फूड चाहिए। तो वो फूड कहाँ से लेगा? तो मलबरी नाम का एक ट्री होता है, सहतूत का एक पेड़ होता है। उस मलबरी ट्री में बहुत सारे पत्ते होते हैं। उस पत्ते को ये जो लार्वा है वो जाकर खाता है, और खा खा कर ये बड़ा हो जाता है और मोटा भी हो जाता है। और जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद
बाद अब ये खाना नहीं खाएगा, खाना बंद कर देगा। अब इसको चाहिए रेस्ट पोजीशन, तो ये रेस्ट करने के लिए ऐसा जगह ढूंढता है जहाँ पर कि इसको कोई देखे ना, कोई मारे ना। तो उसके लिए ये क्या करता है कि अपने माउथ से सिल्क को निकालता है। मतलब कि जब ये अपने माउथ से निकालेगा सिल्क, तो उस समय ये जो सिल्क होगा वो लिक्विड होगा और ये अपने बॉडी के चारों तरफ लगा लेता है। फिर जब ये पूरे अपने बॉडी के चारों तरफ लगा लेता है तो फिर धीरे धीरे वो जो सिल्क है ना वो हार्ड हो जाता है और हार्ड होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, कुकून। और इसी कुकून को हम लोग ले लेते हैं और लेने के बाद फिर हम लोग इसका आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे कि इसको फिर हम लोग खौलते हुए पानी में डाल देंगे। डालने से क्या होगा कि इस कुकून के अंदर का जो कीड़ा है, जो इंसेक्ट है, जो सिल्क वर्म है, वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा और हम लोग सिल्क आसानी से ऑब्टेन कर लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है, तो आप क्या कहोगे कि सिल्क वर्म से मिलता है। और सिल्क वर्म के किस से, तो कुकून ऑफ सिल्क वर्म से मिलता है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. हजारों साल से जो नेचुरल जो फाइबर्स होते थे वही हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कपड़े बनाने के लिए सोर्स थे। मतलब ऐसा पहले होता था कि जो नेचुरल फाइबर होते थे, मतलब जो ऊल हो गया या सिल्क फाइबर हो गया या फिर कॉटन हो गया या जूट हो गया, तो ये नेचुरल फाइबर्स थे। तो सिर्फ इन्हीं से कपड़े को बनाया जाता था हजारों साल से, इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो। लेकिन अभी जो 100 साल पहले से क्या हो रहा है कि फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल substance which are not obtained from plant or animal source. These are called synthetic fiber. तो क्या बोल रहा है कि जो हजारों साल पहले से क्या होता था कि सिर्फ नेचुरल फाइबर्स का यूज किया जाता था कपड़े बनाने के लिए, लेकिन अभी 100 साल पहले से क्या हो रहा है कि हम लोग केमिकल्स का भी, केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं उनका भी हम लोग यूज करते हैं। ऐसा फाइबर जिसको कि केमिकल सब्सटेंस के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। और ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये प्लांट या एनिमल सोर्स से ऑब्टेन नहीं हो सकते, प्लांट या एनिमल सोर्स से हमको नहीं मिलती, ये केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, पॉलिस्टर या नायलॉन या एक्राइलिक। पॉलिस्टर का भी कपड़ा होता है, आप देखे होंगे। नायलॉन जो होता है इसकी रस्सी भी बनी होती है। एक्राइलिक होता है। तो ये सब क्या, ये सिंथेटिक फाइबर है। बूझो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, बूझो हैज सीन इन द म्यूजियम आइटम लाइक द वन शोन हियर। म्यूजियम में बूझो जो है वो एक आइटम देखा था, वो इस तरीके का कुछ था, ठीक है। तो दीज वेयर वर्न बाय वॉरियर्स। तो ये जो कपड़ा है, ये फैब्रिक किसके द्वारा पहना गया था, तो जो योद्धा होते थे पहले के टाइम पर, वॉरियर्स का मतलब योद्धा, वो इस टाइप के जो कपड़े होते उसको पहनते थे। तो ही वॉन्ट्स टू नो इफ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ फाइबर। तो ये जानना चाहता है कि जो कपड़ा है वो किस टाइप के ये फाइबर से बना होता है ये कपड़ा। तो पहले के टाइम पर क्या होता था कि नेचुरल फाइबर्स का यूज किया जाता था और जो योद्धा लोग होंगे वो इन्हीं नेचुरल जो फाइबर होगा, इन्हीं में से किसी नेचुरल फाइबर से मिलके इनका कपड़ा बना होगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फाइबर्स जो होते हैं वो फाइबर्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनका 2 सोर्स है, प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स। तो जो प्लांट फाइबर होते हैं उनको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारे पास कॉटन। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉटन के बारे में। तो कॉटन का जो प्लांट होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर उस प्लांट से कैसे रुई निकलता है वो जानेंगे, फिर उस रुई को कैसे कैसे प्रोसेसिंग करके और फैब्रिक कपड़ा बनाया जाता है वो भी हम लोग जानने वाले हैं। तो देखो, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प। क्या बोल रहे हैं, देखो विक्स का मतलब क्या होता है, बाती, और ऑयल लैम्प का मतलब क्या होता है, दिया। दिए में क्या करते हैं हम लोग, तेल को रखते हैं और उसमें फिर बाती डालते हैं ताकि वो जले, बर्न करे। तो क्या आप कभी देखे हो कि ऑयल लैम्प के लिए, दिया के लिए बाती बनाते हुए। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स। तो आप बाती बनाने के लिए क्या यूज करते हो, तो ऑब्वियस है आप कॉटन का जो रुई होता है वही यूज करते हो। रुई को ऐसे आप हथेली पर आप उसको थोड़ा सा घिसते हो जिससे कि वो पतला सा बाती बन जाता है। तो दिस कॉटन ऊल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलो। तो ये जो कॉटन ऊल का मतलब रुई। तो ये जो रुई होता है इसका और कहाँ कहाँ यूज है, तो आपको पता है ये गद्दा को फिल करने में। जो गद्दा आपके घर में बेड पर जो बिछा होता है उसमें क्या फिल होता है, उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, तो कॉटन भरा हुआ रहता है, रुई भरा हुआ रहता है।
या जो रजाई बनता है उसमें भी रुई को भरा जाता है, या जो पिल्लो तकिया बनाया जाता है उसमें भी रुई भरा जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेक सम कॉटन ऊल, और आपको अब क्या करना है, थोड़ा सा रुई लेना है, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज, उसको उस रुई को थोड़ा सा आपको खींचना है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा जब आप खींचोगे और फिर उसके साइड को आप देखना, खींचने के बाद उसका जो साइड होगा उस पर देखना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, द स्मॉल थीन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, तो बोल रहा है कि उसमें से पतले पतले और छोटे छोटे स्ट्रैंड्स निकल जाते हैं, धागा टाइप से छोटा छोटा एकदम स्ट्रैंड निकला रहता है, उसको उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉटन फाइबर। मतलब जो रुई है वो क्या है, उसमें कॉटन फाइबर्स हैं। तो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, तो ये जो रुई है वो कहाँ से आता है, तो रुई कहाँ से आता है आपका, इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। तो रुई हमको लेने के लिए, रुई प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि कॉटन का प्लांट जो होता है, रुई का जो पौधा होता है उसको फील्ड में लगाना पड़ता है। मतलब जो कॉटन होगा, कॉटन के जो सीड्स होंगे उनके बीज को आप फील्ड में सॉइल में जब आप दबा देते हो तो फिर कुछ दिन के बाद वो अंकुरित होता है, जर्मिनेट करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता है, और फिर जब वो फ्लावरिंग स्टेज में चला जाता है, मतलब जब उसमें फूल आने लगते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि उसमें से फ्रूट निकलते हैं। तो फ्रूट क्या होता है, कॉटन बॉल होता है, और फिर वही कॉटन बॉल मैच्योर होकर फट जाता है जिसमें कि रुई होता है, और फिर उसी रुई को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो ये जो कॉटन प्लांट होता है इसको हम लोग मिट्टी में तो लगाते हैं, फील्ड में तो लगाते हैं, पर किस टाइप के मिट्टी में लगाते हैं, कैसे मिट्टी में, तो जो मिट्टी होता है हमारा सॉइल होता है उसका भी बहुत सारा टाइप्स होता है, जैसे कि ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, और भी बहुत तरह के सॉइल होते हैं। तो जो मेनली ब्लैक सॉइल होती है, मतलब जो काली मृदा जिसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल, वहाँ पर ब्लैक सॉइल में ही कॉटन का प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है। और दो कंडीशन चाहिए कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए, दो कंडीशन चाहिए, क्या क्या, ब्लैक सॉइल होना चाहिए और क्लाइमेट वहाँ का कैसा होना चाहिए, वार्म, गर्म क्लाइमेट होना चाहिए। तो ऐसा ये जो गर्म क्लाइमेट हो और मिट्टी जो है वो ब्लैक हो, ऐसा कंडीशन कहाँ मिलता है, तो ये जो कंडीशन है वो आपका गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो कॉटन प्लांट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र का जो एरिया है उधर भी होता है, कर्नाटक में होता है। तो ये सब जो एरिया हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब जो एरिया हैं, या मध्य प्रदेश, इन सब में क्या होता है, कॉटन प्लांट का प्रोडक्शन होता है। तो कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन, तो क्या आप कुछ स्टेट्स का नाम बता सकते हो, कुछ राज्य का नाम बता सकते हो हमारे कंट्री का जहाँ पर कि कॉटन ग्रोन होता है। हाँ बता सकते हो, सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्या है, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। अब कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉटन बॉल्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं क्या, कि कॉटन प्लांट कहाँ लगता है, ब्लैक सॉइल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसको क्या कहते हैं, कॉटन बॉल बोलते हैं। और कॉटन बॉल का साइज कितना होता है, वो कितना बड़ा होता है, तो वो नींबू के आकार का होता है। साइज ऑफ आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, लेमन के, नींबू के साइज का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग, अब जब ये बॉल मैच्योर हो जाए, उसका जो फ्रूट है वो मैच्योर हो जाए, तब क्या होता है कि द बॉल्स ब्रस्ट ओपन, वो जो बॉल है वो फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, और फिर वो बॉल फट जाता है और उसके अंदर का जो रुई है, रुई में सीड्स भी होते हैं, तो वो सीड्स और रुई दोनों हमको आसानी से दिखने लगता है। तो जो सीड्स होते हैं वो कॉटन फाइबर से कवर होते हैं, मतलब कि बीच में यहाँ सीड होगा और इसके चारों तरफ कॉटन का जो फाइबर्स है, वाइट कलर का जो रुई है, वो चारों तरफ इसमें कवर होगा। और ये कब हमको ऐसा दिखता है, जब कॉटन बॉल मैच्योर होके फट जाता है तब दिखता है। जैसा कि देखो इस फिगर में यहाँ दिखाया गया है कि ये कॉटन का फील्ड है, दिख रहा है ना कि पूरा ये जो फील्ड है, देखो ये प्लांट मैच्योर हो चुका है और मैच्योर होने के बाद ही इसका बॉल ब्रस्ट किया, और जब बॉल ब्रस्ट किया तो देखो पूरा ये फील्ड कैसा दिख रहा है, स्नो टाइप का दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा फील्ड है वो बर्फ़ से पूरा कवर हो गया, मतलब इन पर पूरा बर्फ़ गिरा है वाइट कलर का। लेकिन ये बर्फ़ नहीं होता, ये क्या होता है, ये कॉटन के फाइबर्स होते हैं। तो आपसे बोल रहा है, हैव यू एवर
सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? तो क्या आपने कभी कॉटन का जो फील्ड है उसको कभी देखा है? कब? जब उसके जो कॉटन प्लांट्स हैं वो रेडी हैं किस चीज़ के लिए? तो पिकिंग करने के लिए। पिकिंग मतलब क्या कि कॉटन के जो फाइबर्स हैं वो रेडी हैं किसके लिए? फॉर हार्वेस्टिंग। उनको हम लोग तोड़ लेते हैं। पिकिंग मतलब क्या करना? तोड़ लेना। तो उस टाइम के लिए जब कॉटन का जो फील्ड होता है वो रेडी है क्या आपने कभी देखा है? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। तो ये ऐसा दिखता है जैसा कि पूरा फील्ड जो है वो बर्फ़ से कवर हो गया हो, स्नो से कवर हो गया हो। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाई हैंड। अब बोल रहा है कि जो बॉल्स होते हैं, ये जो कॉटन के जो बॉल्स थे, जो फ्रूट्स थे, वो क्या हो गए? वो मैच्योर हुए। मैच्योर होने के बाद वो ब्रस्ट कर गए, फट गए। फटने के बाद क्या हुआ कि उसमें जो सीड्स हैं वो सीड्स कॉटन फाइबर से चारों तरफ से कवर हैं और अंदर में सीड्स है और वो बाहर ब्रस्ट होके निकल गए। तो जब कॉटन जो बॉल है वो ब्रस्ट हो गया और कॉटन फाइबर एक्सपोज हो गया बाहर, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? हैंड से, सिंपल अपने हैंड से उसको पिक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं वहाँ से कॉटन फाइबर्स को। तो फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। उसके बाद उस फाइबर में क्या होते हैं? सीड्स भी तो होते हैं। फिर उस सीड से उस फाइबर को अलग करना रहता है। तो हम लोग कैसे अलग करते हैं? तो बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग एक प्रोसेस होता है, उस कॉम्बिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग सीड्स से फाइबर को अलग करते हैं और इसी कॉम्बिंग प्रोसेस को गिनिंग भी बोला जाता है, गिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, तो देखो ये क्या कर रहा है? कंघी टाइप का इसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू ये कॉटन फाइबर्स को ऐसे प्रोसेस करते जा रहा है। तो जो सीड्स हैं वो अलग हो जाएंगे और जो फाइबर हैं वो अलग हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो ये जो कॉम्बिंग है, जो कंघी के टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू सीड्स को और फाइबर को अलग कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। गिनिंग जो है वो ट्रेडिशनली, मतलब पहले ट्रेडिशनली जो है वो हाथ से होता था। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। लेकिन अभी के टाइम पर मशीन्स का भी यूज किया जाता है सीड्स को फाइबर से अलग करने के लिए। तो हम लोग कॉटन को पढ़ लिए कि कॉटन हमें कैसे मिलता है, कॉटन जो उल होता है वो कैसे मिलता है? तो कॉटन प्लांट से मिलता है। कब मिलता है? जब कॉटन प्लांट में फ्रूटिंग होता है, कॉटन बॉल निकलता है, फिर वो कॉटन बॉल मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद वो ब्रस्ट कर जाता है। तो ब्रस्ट करने के बाद उसमें फाइबर्स जो होते हैं वो सीड के चारों तरफ कवर होते हैं। फिर हम लोग उसको हैंड के थ्रू पिक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं और फिर उसको गिनिंग प्रोसेस से हम लोग, या कॉम्बिंग प्रोसेस कहो या गिनिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग सीड को फाइबर से अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जूट पर, जो हमारा नेक्स्ट नेचुरल फाइबर है और वो प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो उसका नाम है जूट। जूट के कैसे मिलता है जूट का फाइबर? तो ये भी जूट प्लांट से मिलता है। तो देखो, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट का प्लांट होता है, पौधा होता है जूट का, और जो जूट का जो स्टेम होता है, तना होता है, उससे जूट फाइबर को निकाला जाता है। जैसा कि इस फिगर में दिखा है, देखो कि ये स्टेम है, इस लीव्स वगैरह भी, इसके पत्ते भी लगे हैं, लेकिन हमको लीव से नहीं मतलब है, इसके मेनली स्टेम से मतलब है, क्योंकि इसी स्टेम से हम लोग फाइबर को निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब बोल रहा है कि जूट को हम लोग कब उगाएंगे, कब लगाएंगे हम लोग जूट को, कब इसको कल्टिवेट करेंगे? तो इसको हम लोग रेनी सीजन में कल्टिवेट करते हैं। रेनी सीजन मतलब जब बरसात का मौसम होता है, उस समय हम लोग इसका कल्टिवेशन करते हैं। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो इंडिया में जो जूट होता है उसको मेनली कहाँ पर हम लोग कल्टीवेट करते हैं, कहाँ पर ग्रो करते हैं? तो वेस्ट बंगाल में करते हैं। वेस्ट बंगाल में मेनली इसका कल्टीवेशन होता है, बिहार में भी होता है और आसाम में भी होता है इसका मेनली इसका कल्टीवेशन। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। अब क्या बोल रहा है? जूट प्लांट को हमने लगाया, लगाने के बाद वो प्लांट बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद जब वो फ्लावरिंग स्टेज में आता है, फ्लावरिंग स्टेज का मतलब क्या है? जब उसमें फूल निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही उसमें फ्लावरिंग, फूल निकलना स्टार्ट होता है, उसी टाइम पर हम लोग उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट मतलब उसकी कटाई कर लेते हैं। ठीक है, द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो हमने क्या किया? जूट को काट लिया। जूट को काटने के बाद थोड़ा सा जूट लेकर और उसका एक बंडल बना लेंगे। 20-25 जो जूट है उनको एक साथ बांध लेंगे
और बांधने के बाद उसको हम लोग ऐसे बहुत सारे बंडल्स बना लेंगे और उन बंडल्स को क्या करेंगे, पानी में डुबो देंगे। और जो लोग जूट का कल्टीवेशन करते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा तालाब टाइप का एरिया रखते हैं अपने पास, एक छोटा सा तालाब रखते हैं और उस तालाब में क्या करते हैं, मतलब पानी में ये क्या करते हैं, ये जूट को उसमें डुबो देते हैं कुछ दिनों के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो जब हम लोग इतने दिनों तक उसको पानी में हम लोग डुबो के रखे, पानी में उसको भिगा के रखे, तो क्या होगा, उसकी जो स्टेम्स है, जो तना है उसका स्टेम, वो सड़ जाएगा पानी में भीगने की वजह से। और सड़ने के बाद क्या होगा कि उसमें से जो फाइबर्स हैं उनको हम लोग हाथ से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो यहाँ फिगर क्या बोल रहा है, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। कॉटन का जो फाइबर्स होते हैं उसको हाथ पर ऐसे पतला सा एकदम रगड़ के, देखो इसको क्या बना दिया गया, पतला सा एक धागा बना दिया गया। इसको क्या कहते हैं, यार्न बोलते हैं। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How it is done? अब क्या बोल रहा है कि कपड़ा को बनाने के लिए, फैब्रिक्स को बनाने के लिए जितने भी जो फाइबर्स होते हैं उन सारे फाइबर्स को, मतलब थीन स्ट्रैंड्स को पहले यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जब धागा बन जाता है उसके बाद फिर हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। तो फाइबर से धागा बनाने का क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है, तो उसके लिए हम लोग प्रोसेस देखने वाले हैं। तो पहले क्या बोल रहे हैं, स्पिनिंग कॉटन यार्न, मतलब कि कॉटन का जो धागा है वो कैसे बनता है। तो ये जो स्पिनिंग जो टेक्निक है, इस स्पिनिंग टेक्निक के थ्रू क्या किया जाता है, कॉटन उल से, कॉटन फाइबर से कॉटन यार्न बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। बोल रहा है कि आप ट्राई करना कि कॉटन का जो फाइबर्स होते हैं उनसे आप कॉटन का धागा बनाने का कोशिश करना। इसके लिए एक एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन उल इन वन हैंड। एक हाथ में आपको थोड़ा सा कॉटन का रुई लेना है, ठीक है, रुई लेना है। उसके बाद पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड। उसके बाद दूसरे हाथ से आपको अपने पहले वाले हाथ में जो रखा हुआ कॉटन उल है, रुई है, उस रुई को आपको दूसरे हाथ के थंब और जो इंडेक्स फिंगर होता है 4 फिंगर, उससे कॉटन को बीच में दबाना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब क्या करना है, धीरे से आपको उस कॉटन को धीरे से खींचना स्टार्ट कर देना है। और वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर, और धीरे धीरे आप उसको खींचते जाओ और थोड़ा सा ट्विस्ट करते जाओ, उसको मोड़ते जाओ थोड़ा थोड़ा। तो क्या होगा, आर यू एबल टू मेक अ यार्न, तो क्या आप धागा बना पा रहे हो। तो ऑब्वियस है जब आप ये प्रोसेस करोगे तो धागा बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो देखो स्पिनिंग का मतलब क्या होता है कि फाइबर से धागा बनाना, मतलब यार्न बनाना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, जो रुई होता है, बहुत सारा जो रुई होता है, उसमें से हम लोग फाइबर्स को ऐसे निकाल लेते हैं। फिर उसमें से जो फाइबर्स हैं उनको निकाल कर और ट्विस्ट करने पर क्या बन जाता है, वो धागा बन जाता है। तो दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इसकी वजह से जब आप उसको फाइबर्स को निकाल कर ट्विस्ट करते हो तो फिर वो धागा बन जाता है, यार्न बन जाता है। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड तकली। तो इस स्पिनिंग करने के लिए एक सिंपल जो डिवाइस है जो कि हैंड से ऑपरेट होता है, हैंड हाथों के द्वारा जो किया जाता है स्पिंडल करने के लिए, उसका नाम है तकली, जो कि इस फिगर में दिया हुआ है। और जो दूसरा हैंड ऑपरेटेड जो डिवाइस है जो कि हाथों से ही ऑपरेट होता है, उसका क्या नाम है, चरखा। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी जो थे, वो महात्मा गांधी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पर, मतलब जब आज़ादी का दौर चल रहा था, उस समय महात्मा गांधी जी ने चरखा के यूज को बहुत ही पॉपुलर किया। ही इंकरेज्ड पीपल टू वियर clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported clothes made in the mills of Britain। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने किस चीज़ के लिए इनकरेज किया लोगों को, उन्होंने कहा कि ऐसे कपड़े आपको पहनने हैं जो कि हमारे कंट्री में बनाए गए हो, मतलब हमारा जो हो, हमारे घर का जो बना हो, वैसे कपड़ा को पहनने के लिए गांधी जी ने प्रमोट किया। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि वैसा यान जो हमारे
कंट्री में बना हो, जो हमारे घर का बना हो, चरखा के द्वारा हम लोग क्या कर सकते थे, चरखा से हम लोग उस टाइम पर धागा को बना सकते थे, यान को बना सकते थे। और वो यान हमारे कंट्री में बना हुआ है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, होम स्पन कहेंगे। ठीक है, तो उस यान से जो कपड़े बनेंगे उसको खादी कहा जाता था। महात्मा गांधी के टाइम पर जो चरखा के हेल्प से फाइबर से यान बनाया जाता था और फिर उस यान से जो कपड़े बनते थे उसको खादी कहा गया। और खादी को यूज करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा, और उन्होंने क्या कहा कि जो ब्रिटिश कपड़े हैं और जो ब्रिटेन के जो मिल में जो कपड़े बनते थे और वहाँ से हमारे कंट्री में लाया जाता था और फिर हमारे कंट्री में जो ब्रिटिश लोग थे वो यहाँ पर आकर बेचते थे। तो महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि उस कपड़े को आपको बहिष्कार कर देना है। शन मतलब क्या होता है, बहिष्कार कर देना। किसका बहिष्कार करना है, तो वैसे कपड़े का जो कि फॉरेन से आया हो, ब्रिटेन से आया था। ठीक है, टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। अब क्या कहा गया कि खादी को प्रमोट करने के लिए और पॉपुलर बनाने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए, उसको प्रसिद्ध करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए किसको, खादी को, इंडिया का जो गवर्नमेंट था वो एक बॉडी को बनाया। उस बॉडी का नाम क्या था कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। और ये कब बना, तो 1956 में बना। ये आपसे पूछ सकता है कि KVIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। और ये कब बना, 1956 में बना। और इसको बनाने वाला कौन था, तो ये हमारे इंडिया में ही बना। हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट थी गवर्नमेंट ने इस बॉडी को बनाया। और इस बॉडी का काम क्या था कि खादी को पॉपुलराइज करना और प्रमोट करना। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अब क्या कह रहा है कि जो धागा बन रहा है, फाइबर से जो धागा बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि स्पिनिंग प्रोसेस जो हो रहा है, अगर हमको इसको लार्ज स्केल पे करना है, एक बहुत बड़े लेवल पे करना है, तब हम लोग उसको हैंडमेड जो डिवाइस है उसके थ्रू हम लोग नहीं कर सकते, जैसे कि तकली हो गया या चरखा हो गया। इसे तो बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो क्या कह रहा है कि, तो ये कह रहा है कि जब हम लोग इसको कमर्शियल लेवल पे करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर करते हैं, तब हम लोग इसको स्पिनिंग मशीन के हेल्प से करते हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब स्पिनिंग करने के बाद जो यान हमारे पास आया, उस यान को हम लोग फैब्रिक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि फाइबर से यान कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि यान से कपड़ा कैसे बनाया जाता है, मतलब धागा से कपड़ा कैसे बन जाएगा। तो इसके लिए भी बहुत सारा तरीका है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, यार्न टू फैब्रिक। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू फैब्रिक को बनाया जा सकता है यार्न से। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। अब उन सारे बहुत सारे प्रोसेस में से दो मेन प्रोसेस है जिसका नाम है वीविंग एंड नीटिंग। तो पहला आपका टॉपिक है वीविंग। इन एक्टिविटी टू में यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। आपने एक्टिविटी 2 में ये नोटिस किया था कि जो कपड़ा था, वहाँ पर जो फैब्रिक था, उस फैब्रिक में 2 सेट थे। किसके, धागा के 2 सेट थे, मतलब एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था और एक वर्टिकल पोजीशन में था। तो 2 सेट थे धागा के और वो कुछ इस तरीके से अरेंज थे। The process of arranging 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving। तो weaving क्या प्रोसेस होता है, तो weaving एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारे पास 2 सेट होता है, किसका, यार्न का, और वो कुछ इस तरीके से अरेंज होता है। देखो, एक सेट वर्टिकल पोजीशन में होगा और एक सेट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा। और इस तरीके से दोनों सेट को हम लोग अरेंज कर देते हैं साथ में फैब्रिक बनाने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। अब आपको क्या बोल रहा है कि हम लोग पेपर का जो स्ट्रिप होता है, पेपर को हम लोग काट काट के पतला पतला उसका स्ट्रिप बनाएंगे और उससे हम लोग वीविंग प्रोसेस करेंगे। वीविंग का मतलब सिंपली क्या होता है, बुनना। ठीक है, तो इस पेपर स्ट्रिप को कैसे हम लोग वीव करेंगे, पेपर स्ट्रिप का कैसे वीविंग होगा, उसको समझने के लिए हमारे पास है एक्टिविटी 5। टेक 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको क्या करना है कि 2 शीट लेना है पेपर का और वो दोनों पेपर एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि एक अगर ब्लैक है तो दूसरा येलो हो, या फिर एक
रेड है तो दूसरा ग्रीन हो, इस टाइप से। कट ए स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इच शीट, और उस शीट को आपको स्क्वायर के शेप में कट कर लेना है, और उस स्क्वायर का साइज कितना होगा 30 सेंटीमीटर, मतलब उसका लेंथ भी होगा 30 सेंटीमीटर और उसका जो विड्थ होगा, जो उसका ये चौड़ाई होगा वो भी होगा 30 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि अगर लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। अब क्या करना है, उन दोनों शीट को जिसको कि आपने स्क्वायर के शेप में कट कर लिया है, अब उन दोनों शीट को आपको आधा करके फोल्ड कर देना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज सोन इन द फिगर 3.12a। अब देखो क्या करना है कि जो आपके पास शीट था उसमें से जो एक शीट था उसको कुछ इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है, दिख रहा है। और क्या कह रहा है कि जो दो हमारे पास शीट थे जिसमें से कि दोनों शीट को हमने स्क्वायर पीस में काट लिया था, स्क्वायर के शेप में हमने काट लिया था, अब उसमें से जो एक शीट है उसको क्या करना है कि उस पर लाइन जो है वो इस तरीके से कुछ आपको ड्रॉ कर देना है, बना देना है उसके ऊपर। ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b, और जो दूसरा होगा शीट उस पर कुछ इस तरीके का आपको लाइन ड्रॉ करना है, मतलब जैसा इस फिगर में दिया हुआ है कि कैसे लाइन ड्रॉ करना है वैसे ही आपको ड्रॉ कर लेना है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। अब क्या करना है कि जो डॉटेड लाइंस है, जो यहाँ पर लाइन बने हुए इस पेपर शीट के ऊपर, उस लाइन पे ही आपको क्या करना है कि उसको कट कर लेना है, उस शीट को कट कर लेना है। कट करने के बाद आप उसको दोबारा से अनफोल्ड करोगे। अनफोल्ड मतलब आपने उसको इसके पहले क्या किया था, फोल्ड कर दिया था, हाफ करके फोल्ड किया था ना, तो फिर उसको आपको अब अनफोल्ड कर लेना, उसको फिर से सीधा कर लेना जैसे पहले था। Weave the strip one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12c। अब जो पेपर जो आपने कट कर लिया था, कट करने के बाद अब तो वो पतला पतला स्ट्रिप बन गया। अब देखो यहाँ पर जो ये जो शीट था वो कुछ इस तरीके का था, ऑरेंज कलर का था, यहाँ आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है ना, और जो दूसरा शीट था वो क्या था, ग्रीन कलर का था। और इन दोनों को हमने क्या किया कि इसका पतला पतला स्ट्रिप बना लिया, तो हमारे पास दो कलर के स्ट्रिप आ गए। कौन कौन से, एक ऑरेंज का स्ट्रिप हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, ग्रीन कलर का स्ट्रिप होगा। और अब आपको क्या करना है कि इस ऑरेंज और ग्रीन कलर के स्ट्रिप से आपको बुनना है, वीव करना है कुछ इस तरीके से जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। 3.12 का जो ये डी फिगर है, इस फिगर में क्या बता रहा है ये कि जो वीविंग हमने कर लिया, तो वीविंग करने के बाद किस तरीके का पैटर्न आएगा, तो देखो कुछ इस तरीके का पैटर्न आएगा। देखो ये जो था, ये ऑरेंज वाला शीट ऐसे लंबा था, ठीक है, और इसके ऊपर से क्या किया कि इधर से ग्रीन वाला शीट चढ़ा दिया गया, एक ऊपर और एक नीचे ऐसे करके इसको बुन लिया गया, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिख रहा है। तो जो अभी आपने पैटर्न देखा, इसी सिमिलर पैटर्न पे क्या किया जाता है, कपड़ों को भी बुना जाता है। तो इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरीके से 2 सेट लिया जाता है धागा का, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और उन दोनों को कुछ इस तरीके से ही आपको क्या किया जाता है कि कपड़े में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। अब क्या बोल रहा है कि जो यार्न होते हैं, जो धागा होते हैं, वो धागा आपको पता है कि पेपर स्ट्रिप जो होता है उससे वो कितना पतला होगा, थिनर होगा। तो पेपर स्ट्रिप को आपने कितना भी काटा होगा तो वो धागा से वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होगा, और धागा जो होगा पेपर स्ट्रिप से क्या होगा, पतला होगा। तो ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। अब क्या बोल रहा है कि जो वीविंग होता है, जो कपड़े होते हैं उनका जो बुनाई होता है, ये कहाँ होता है, किस पर होता है, तो ये लूम्स पर होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये जो लेडी है ये लूम पर कपड़े को तैयार कर रही है, और किस तरीके से कर रही है आपको क्लियर दिख रहा होगा। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो ये जो लूम्स होते हैं, जो कपड़े के, जो फैब्रिक के जो लूम्स होते हैं, ये हैंड ऑपरेटेड होते हैं, मतलब हाथ से भी इनको बनाया जाता है, या फिर ये पावर ऑपरेटेड मतलब ये मशीन के थ्रू भी किए जाते हैं, जो कि ऑटो मोड में होते हैं, वो अपने आप सारा काम करेंगे। और हैंड ऑपरेटेड में क्या है कि उसमें हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब नेक्स्ट आपका है
नीटिंग। अभी हमने क्या पढ़ा, वीविंग पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नीटिंग पढ़ेंगे। तो नीटिंग जो होता है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि आपके घरों में जो आपके बड़े होंगे वो क्या करते हैं, सर्दियों में स्वेटर को बुनकर तैयार करते हैं। तो जो स्वेटर जिस प्रोसेस से बुना जाता है, जिस तरीके से बुना जाता है, वही होता है नीटिंग। तो देखो, हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। आपने ये नोटिस किया होगा कि किस तरीके से स्वेटर को बुना जाता है। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो नीटिंग जो प्रोसेस होता है उसमें एक सिंगल यार्न से, एक धागा से, जो ऊन का जो होता है धागा, उससे पूरा एक कपड़ा बना दिया जाता है, फैब्रिक बना दिया जाता है। जो उलन कपड़ा होता है, स्वेटर वगैरह होता है, वो एक धागा से बुन बुन कर कुछ इस तरीके से तैयार होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है, इसमें से एक धागा निकला और इस धागा को कुछ इस तरीके से बुना जाता है कि पूरा ये एक फैब्रिक बन के तैयार हो जाता है। तो वीविंग और नीटिंग में हमने यहाँ पर क्या डिफरेंस देखा कि वीविंग में क्या चाहिए, हमें दो सेट ऑफ यार्न चाहिए, एक कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन नीटिंग में हमें क्या चाहिए कि एक यार्न चाहिए, वन सेट ऑफ यार्न चाहिए, और उससे हम लोग पूरा फैब्रिक तैयार कर लेते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। क्या आपने कभी जो फटा हुआ जो सॉक्स होता है, जो फटा हुआ जो मोजा होता है, तो उस फटे हुए जगह से आप क्या करोगे कि एक धागा को पकड़ के आप खींचोगे। तो क्या यह काम आपने कभी किया है? तो अगर आप नहीं किया तो आप कर लो, और करने के बाद आप क्या देखोगे, व्हाट हैपन्स, ए सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड। तो क्या होगा कि जो सिंगल जो धागा था, जो यार्न था, उसको जब आप खींचते हो कंटिन्यूअसली, तो वो खींचते जाएगा और खींचते जाएगा, और जो आपका फैब्रिक था, जो मोजा था, वो भी क्या है, वो फैब्रिक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा खुल जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिर से यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो सॉक्स था, फटे हुए जो मोजे थे, उसमें से हमने एक धागा को पकड़ के खींचा, तो वो जो पूरा मोजा था, वो पूरा का पूरा मोजा कन्वर्ट हो जाएगा फिर से धागा में। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक्स। तो सॉक्स के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे कपड़े के आइटम होते हैं, क्लोथिंग आइटम्स होते हैं, जो कि नीटेड फैब्रिक के बने होते हैं। तो नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो ये जो नीटिंग जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं और इसको मशीन से भी किया जाता है। अब पहेली wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? तो पहेली जो है वो जानना चाहती है कि क्या आपने ऐसे कपड़े को देखा है, ऐसे फैब्रिक्स को आपने देखा है जो कि किससे बनता है। तो कोकोनट के ऊपर, नारियल जो होता है, नारियल का जो कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग, उसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, रेसा रेसा टाइप का धागा टाइप उस पर होता है। तो उसके जो फाइबर्स होते हैं उससे भी क्या किसी तरीके का फैब्रिक बना है, और आपने उसको क्या आपने देखा है। तो फिर पूछ रही है कि व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। तो फिर वो जो फाइबर्स होते हैं, जो कोकोनट के ऊपर जो फाइबर्स होते हैं, उसको हम लोग नॉर्मली किस चीज़ के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। ये आप देखे भी होगे, बहुत जगह पर देखे होगे कि जो नारियल का जो रोप होता है, रस्सी, वो आप देखे होगे, नॉर्मली अपने घरों में देखे होगे। और इसके साथ साथ जो चटाई वगैरह जो होता है, मैट, वो किसका बना होता है, वो भी इस कोकोनट फाइबर से मिलके बना होता है। या फिर जो फिशिंग नेट जो होता है, जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल होता है, वो भी इसका बना होता है। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो क्या बोल रहा है कि ये जो वीविंग और जो नीटिंग जो दो प्रोसेस था, क्या करने के लिए, तो यार्न से फैब्रिक को बनाने के लिए। तो इन दोनों प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फैब्रिक्स को बनाने के लिए। तो दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। तो ये बोल रहा है अब ये जो फैब्रिक्स जो बन के तैयार हो गए हैं, फैब्रिक्स जो कपड़े हैं, अब इस कपड़े को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कपड़ा का जो आइटम है उसको हम लोग बना सकते हैं इस कपड़े से। हमारे पास जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग शर्ट बना सकते हैं, पैंट बना सकते हैं, स्कर्ट बना सकते हैं, टी शर्ट बना सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हम लोग क्लोथिंग आइटम्स जो है वो बना सकते हैं फैब्रिक से। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। तो जो ये क्लोथिंग जो मटेरियल है, जो कपड़ा है, फैब्रिक है, इसका क्या हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे।
तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स? क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में लोग कपड़े के लिए किस सामग्री मतलब कि किस मटेरियल का इस्तेमाल करते थे? तो आप देखे भी होंगे बहुत जगह फ़ोटोज़ वगैरह रहते हैं बुक में, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो लोग हुआ करते थे पहले के टाइम के, एंशिएंट टाइम के, वो क्या पहनते थे? वो पेड़ का छाल जो होता है वो पहनते थे, या फिर जो बड़े बड़े जो पत्ते होते थे पेड़ के, उस पत्ते को वो लोग क्या करते थे? लपेट लेते थे बॉडी के ऊपर। तो देखो क्या लिखा है, इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। तो ऐसा दिखता है कब? पहले के टाइम के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे कि पेड़ का छाल, बार्क मतलब क्या होता है? जो पेड़ का छाल होता है उसको कहते हैं बार्क, इसको लपेट लेते थे अपने बॉडी के ऊपर, या फिर जो पेड़ होते थे उसके जो बड़े बड़े जो लीव्स होते थे, पत्ते होते थे, उन पत्तों को ये लोग कपड़े के रूप में यूज करते थे। या फिर जो एनिमल का जो स्किन होता है, जो एनिमल का जो चमड़ी होता है, स्किन होता है, उसको भी ये लोग यूज करते थे। और फर्स मतलब क्या होता है कि एनिमल का जो, जानवर का जो खाल होता था उसको भी ये लोग यूज करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। After people began to settle in the agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. तो क्या बोल रहा है कि जो पहले ज़माने के, जो पिछले ज़माने के जो लोग हुआ करते थे वो लोग तो पेड़ ये सब यूज करते थे, पेड़ का छाल या पत्ते वगैरह को, लेकिन अब उस टाइप के जो लोग थे उनके जो थिंकिंग है, उस थिंकिंग में अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है। वो लोग जो हैं वो लोग अब धीरे धीरे सेटल करना स्टार्ट कर दिए हैं। किस चीज़ में सेटल करना? तो जो कृषि समुदाय है, जो एग्रीकल्चरल जो कम्युनिटी है, जो कृषक समुदाय है, उसमें वो लोग धीरे धीरे जो है वो सेटल करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कृषि जब समुदाय में वो लोग सेटल करना स्टार्ट कर दिए, इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग अब जान गए कि ट्विग्स मतलब टहनियाँ, या ग्रासेस जैसे कि बम्बू, बांस जो होता है, उससे, टहनियों से या बांस से वो लोग चटाई बनाना जान गए, उसकी वो लोग बुनकर टोकरी बनाना जान गए। तो बहुत सारी चीज़ों को वो लोग धीरे धीरे अब समझ गए। तो इस तरीके का उन लोगों में क्या आया कि इंक्रीज आया, उनके थिंकिंग में अब धीरे धीरे इंक्रीज आया। तो वाइन्स एंड एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। वाइन्स का मतलब क्या होता है? लताएं, जो लता होती थी। और एनिमल फ्लीस का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि सिप, उसके ऊपर जो ऊल होता है, मतलब उसके बॉडी के ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फ्लिश और हेयर, फ्लिश का मतलब क्या होता है कि एनिमल के ऊपर जो भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग फ्लिस कहते हैं, और उसको हम लोग ऊल के रूप में यूज करते हैं। तो उस लताओं को या फिर जो एनिमल का जो हेयर है, तो उसको क्या किया जाता है कि ट्विस्ट करके और उसको लंबे लंबे स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब यहाँ भी क्या किया गया कि फाइबर से यान के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पे फाइबर्स जो है वो क्या होगा? तो वाइन्स जो होंगे या फिर एनिमल फ्लीस और जो हेयर है उन सबको फोल्ड करके, ट्विस्ट करके। अब वाइन्स मान लो अगर एक लता है तो वो पतला होगा, कमजोर होगा। अगर हम 2-3 लता को लेकर उसको हम लोग ट्विस्ट कर दे, एक साथ ऐसे बना दे घुमाकर, तो वो क्या हो जाएगा? वो मजबूत हो जाएगा। तो उससे क्या किया जाता था कि लॉन्ग स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया जाने लगा। तो दीज वेयर वुवन इनटू फैब्रिक्स। अब फिर इस लॉन्ग स्ट्रैंड्स को, जो लंबे लंबे जो स्ट्रैंड्स हैं, इससे फिर इसको वुवन करके, मतलब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रैंड्स को रख कर और फिर उसको फैब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो अर्ली इंडियंस होते थे, जो पहले के टाइम के जो इंडियंस थे, वो लोग क्या करते थे? वो लोग कपड़े को पहनते थे, वर करते थे। वर मतलब पहनना, जो पहनते थे। तो वो जो कपड़ा पहनते थे, जो फैब्रिक पहनते थे, वो कैसा फैब्रिक होता था? तो वो कॉटन का फैब्रिक होता था। और ये जो कॉटन का जो फैब्रिक वो पहनते थे, तो इसके लिए कॉटन चाहिए, रुई चाहिए। और वो रुई जो है वो कहाँ ग्रो होता था? तो किस रीजन में ग्रो होता था? तो ये रिवर गंगा, जो गंगा नदी थी, उस गंगा नदी के आसपास वाले एरिया में कॉटन को ग्रो किया जाता था, और उससे फिर ये लोग कपड़ा बनाते थे और उसको ये पहनते थे। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फ्लैक्स।
इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। अब क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लैक्स है, फ्लैक्स भी एक प्लांट होता है और ये जो प्लांट होता है इसके स्टेम से क्या निकलता है, नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं और उस फाइबर से फिर क्या किया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। तो इन एंशियंट इजिप्ट जो पहले के टाइम पर इजिप्ट में क्या किया जाता था, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो पहले के टाइम पर इजिप्ट में कॉटन के साथ साथ, इजिप्ट क्या है, कंट्री है, ठीक है, तो इजिप्ट में कॉटन के साथ साथ, कॉटन जैसे कि एक प्लांट है ना, कॉटन प्लांट होता है जिससे कि रुई बनता है, कॉटन ऊल बनता है, ठीक है, तो कॉटन को और फ्लैक्स को, इन दोनों को उगाया जाता था। कल्टीवेट मतलब इसकी खेती की जाती थी। कहाँ पर खेती की जाती थी, तो इजिप्ट में। और इजिप्ट में कहाँ, तो जो नील नदी था, उस नील नदी के पास में क्या किया जाता था, कॉटन और फ्लैक्स की खेती की जाती थी। और खेती करने के बाद जो इससे फाइबर्स मिलते थे, उस फाइबर्स से ये लोग कपड़ा बनाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। तो उस टाइम पर जो कपड़े की जो स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग मतलब जो सिलाई होता है, वो उस टाइम पर नहीं जानते थे लोग कि कपड़े का सिलाई भी किया जाता है। तो पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो उस टाइम पर जो लोग होते थे वो सिंपली क्या करते थे कि उस कपड़ा को सीधा अपने बॉडी के ऊपर लपेट लेते थे। जैसे कि आज हम लोग क्या कहते हैं कि फैब्रिक से हम लोग डिफरेंट क्लॉथिंग आइटम बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग शर्ट बना रहे हैं, पैंट बना रहे हैं, स्कर्ट बना रहे हैं, टॉप बना रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करें, कट करके सिल रहे हैं ना, डिफरेंट साइज का। तो लेकिन उस टाइम के जो लोग थे वो लोग सिलना नहीं जानते थे, तो वो सिंपली जो कपड़ा जो होता था वो लोग जो बुन के जो तैयार किए हैं, सिंपली वो उसको बिना स्टिचिंग के ऐसे अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर लपेट लेते थे। Many different ways of wrapping fabrics were used। अब क्या बोल रहा है कि बहुत सारे तरीके थे जिसके थ्रू वो लोग कपड़े को, फैब्रिक्स को अपने बॉडी के ऊपर लपेटते थे। With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes। अब क्या बोल रहा है कि जो सिविंग नीडल है, जो सिलाई करने वाला जो नीडल होता है, सुई होता है, उसके इन्वेंशन से, उसके आविष्कार से क्या हुआ कि लोग जो है वो पीपल स्टार्ट कर दिए क्या करना। अब हमारे पास सुई आ गया, सिलाई करने वाला नीडल आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, तो स्टिचिंग कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि सिविंग नीडल के इन्वेंशन से जो लोग थे वो लोग फैब्रिक को क्या कर रहे थे कि कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिए। कैसे, तो उसको सिलाई करके सिल कर। तो स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। तो क्या बोल रहा है कि जो स्टिच जो क्लॉथ होते हैं, जो सिले हुए जो कपड़े होते हैं, उनमें बहुत सारा वेरिएशन आ गया। जैसे कि हम लोग इसे क्या बना सकते हैं, कर्टेन बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं, शर्ट बना सकते हैं, पैंट बना सकते हैं। तो ये सब कैसे शुरुआत हुआ, तो सिविंग नीडल के इन्वेंशन के बाद। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और तरबन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन ये कोई गजब की बात नहीं है कि अभी भी हम लोग जो साड़ी होता है या जो धोती है या जो लुंगी है, ये सब क्या है, अनस्टिच्ड है। मतलब इसको हम लोग सिलाई नहीं करते, ये बिना सिलाई के जो फैब्रिक्स होते हैं उसको डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि साड़ी में क्या सिलाई होता है, उसको हम लोग स्टिचिंग नहीं करते, लुंगी में स्टिचिंग होता है तो नहीं होता। तो just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items। अब क्या बोल रहा है, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो हमारा कंट्री है, हमारे पूरे ऑल ओवर कंट्री में जो फूड होता है उसके वैरायटी, बहुत सारे वैरायटी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, वो प्रेजेंट है। तो फूड के साथ साथ, सिर्फ फूड ही नहीं, उसके साथ साथ जो कपड़े होते हैं, जो फैब्रिक्स होते हैं या फिर जो क्लोथिंग आइटम्स होते हैं, फैब्रिक से जो क्या बनाया जाता है, फैब्रिक से हम लोग क्लोथिंग आइटम्स बनाते हैं स्टिचिंग करके। तो ये जो क्लोथिंग आइटम्स है, ये जो फैब्रिक है, इसके भी बहुत सारे वैरायटी हैं जो कि हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो हम लोग अभी तक क्या पढ़े कि तो जो हमारे पास कॉटन रोल्स होते हैं, इस कॉटन रोल्स में हम लोग गिनिंग करते हैं। गिनिंग एक प्रोसेस होता है जो कि आप पढ़ चुके हो। गिनिंग में क्या होता है कि कॉटन से, रुई से हम लोग क्या करते हैं, सीड को निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गिनिंग। तो गिनिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या बना लिए, फाइबर बना लिए। फाइबर किसका, कॉटन फाइबर हम लोग बना लिए। फिर इस कॉटन फाइबर से हम लोग क्या बना सकते हैं, यार्न बना सकते हैं। तो वो किस प्रोसेस से होगा, स्पिनिंग प्रोसेस से होगा।
स्पिनिंग प्रोसेस में हम लोग जाने थे कि स्पिनिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग फाइबर को यान में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जो हमारे पास जो धागा है, जो यान है, उसको फिर हम लोग फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेजर प्रोसेस था। वो मेजर प्रोसेस क्या है? वीविंग और नीटिंग। इन दोनों प्रोसेस से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, और फिर इस फैब्रिक से हम लोग क्या बना सकते हैं? तो डिफरेंट डिफरेंट क्लोथिंग आइटम्स बना सकते हैं बाय स्टिचिंग करके। ठीक है, तो देखो अभी हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़े, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो पहले के जो लोग होते थे, एंशियंट टाइम के जो लोग होते थे, वो लोग कपड़े के रूप में क्या यूज करते थे? तो पेड़ की छाल को यूज करते थे, बड़े बड़े पत्तों को यूज करते थे, एनिमल का जो खाल होता था, स्किन होता था, उसको यूज करते थे। फिर धीरे धीरे उनमें विकास हुआ। विकास होने के बाद वो क्या है कि वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में, मतलब कृषि समुदाय में वो लोग धीरे धीरे सेटल होने लगे, और फिर वो लोग कुछ नई नई चीज़ों को वो लोग जानना शुरू कर दिए। जैसे कि जो ट्विग्स होते थे, जो टहनियाँ होती थी, या जो ग्रास है, उसको वो लोग वीव करके, बुन कर, और मैट और बास्केट और चटाई वगैरह ये सब बनाना स्टार्ट कर दिए। और क्या वो लोग करने लगे? जो वाइन्स होते थे, जो लताएं होती हैं, या फिर जो एनिमल का जो हेयर होता है, उसको ट्विस्ट करके और फिर हम लोग लॉन्ग स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने लगे, और फिर उस स्ट्रैंड से फैब्रिक को बनाया गया। फिर धीरे धीरे और उन्हें विकास हुआ। जो अर्ली इंडियंस होते थे, पहले के जो इंडियंस होते थे, वो लोग क्या करने लगे? अब वो लोग कॉटन को उगाना स्टार्ट कर दिए, कॉटन का जो प्लांट है वो लगाना स्टार्ट कर दिया। और वो कहाँ लगता था? तो जो गंगा नदी है उसके आसपास वाले एरिया में लगता था। और उस कॉटन प्लांट से कॉटन को निकाल कर और फिर उससे वो लोग फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिए। कॉटन के साथ साथ और किसकी खेती होने लगी? तो फ्लैक्स की खेती होने लगी। और ये जो इजिप्ट था, एक कंट्री था इजिप्ट, वहाँ पर फ्लैक्स और कॉटन दोनों का खेती किया जाने लगा। कहाँ पर? तो नील नदी के किनारे, और उससे फिर फैब्रिक बनाया गया। फिर धीरे धीरे उनमें विकास हुआ, लेकिन फिर भी वो लोग अभी भी क्या है कि स्टिचिंग नहीं जानते थे, कपड़ा का सिलाई करना नहीं जानते थे। तो उस टाइम पर वो लोग सीधा फैब्रिक को बनाकर अनस्टिच जो कपड़ा होता था उसको सीधा वो लोग अपने बॉडी के ऊपर लपेट लेते थे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। फिर क्या हुआ कि जो सीविंग नीडल है, जो सुई है, उसका क्या हुआ कि इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन होने से जो लोग थे वो कपड़ा को सिलना जान गए। कपड़ा जो फैब्रिक्स था, उस फैब्रिक से वो लोग स्टिच्ड क्लोथिंग आइटम बनाना जान गए। फिर भी अभी के टाइम भी ऐसा बहुत सारा कपड़ा है जिसको कि बिना स्टिच के ही हम लोग पहनते हैं, जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी, तरबन, ये सब। ठीक है, तो ये सब था आपका हिस्ट्री में। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है फिनिश, लेकिन अभी भी बाकी है कीवर्ड्स और समरी। तो पहले हम लोग आते हैं कीवर्ड्स पर। तो कीवर्ड्स में आपका पहला वर्ड है कॉटन ऊल। कॉटन ऊल आपको पता है, रुई जो होता है, कॉटन ऊल, ये आपको पता है। ठीक है, फैब्रिक क्या होता है? तो जो कपड़ा होता है फैब्रिक, जिसमें अभी हम लोग क्या है कि कोई सिलाई नहीं किए हैं, वो सिंपल कपड़ा। अब इस फैब्रिक से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथिंग आइटम को बना सकते हैं। फिर क्या है? फाइबर। फाइबर क्या होता है? तो ये जो फाइबर है इसका प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स हो सकता है। वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि तो कॉटन के केस में क्या होता है कि रुई लेकर आते हैं, रुई में फिर हम लोग उसके फाइबर्स को अलग करते हैं, फिर उस फाइबर्स को ट्विस्ट कर करके फिर उससे यान बनाया जाता है, और फिर यान से फैब्रिक बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है नीटिंग। नीटिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सिंगल सेट हमारे पास क्या होना चाहिए? यान होना चाहिए, और उस सिंगल सेट यान से हम लोग पूरा एक कपड़ा को बुनकर तैयार कर देते हैं। जैसे कि स्वेटर के केस में, सॉक्स के केस में आपने देखा होगा। स्पिनिंग जो होता है, स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फाइबर को ट्विस्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं? यान बना लेते हैं, धागा बना लेते हैं। तो वीविंग जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग दो सेट, नीटिंग में क्या था कि एक सेट होना चाहिए यान का धागा का, लेकिन वीविंग में दो धागा होना चाहिए, और वो धागा 90 डिग्री पर एक दूसरे के होना चाहिए। जैसे एक हॉरिजॉन्टल होगा तो एक वर्टिकल होगा, कुछ इस तरीके से फिर उसको बुनकर फिर फैब्रिक को तैयार किया जाता है। यान क्या होता है? तो धागा सिंपली होता है, आपको पता है। अब हम लोग आते हैं समरी पे। ठीक है, तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। अब क्या बोल रहा है कि जो क्लॉथिंग जो मटेरियल होता है, वो क्लॉथिंग मटेरियल हमारे पास उसका वैरायटी है। जैसे कि कॉटन होगा, सिल्क की भी साड़ी होती है, सिल्क जो है वो भी एक फैब्रिक है, क्लोथिंग मटेरियल है। और क्या है? उल, जो ऊनी जो कपड़े बनाए जाते हैं वो इसके बनते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के भी क्या होते हैं? कपड़े होते हैं।
अब फिर क्या है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। बोल रहा है जो फैब्रिक्स होता है वो फैब्रिक्स कपड़ा वो किससे बना होता है, धागा से बना होता है, यार्न से बना होता है। और फिर उस धागा को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो फाइबर से बनाते हैं। मतलब फाइबर्स जो है वो बनाएगा यार्न और जो यार्न है वो बनाएगा फैब्रिक। नेक्स्ट आपका है फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। अब बोल रहे हैं जो फाइबर्स हैं हमारे पास वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया है कि नेचुरल कौन कौन से फाइबर होते हैं और कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट, ये सब आपके नेचुरल फाइबर है। जबकि नायलॉन एंड पॉलिस्टर जो है ये आपके सिंथेटिक फाइबर हैं, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट आपका फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। अब बोल रहे हैं फाइबर्स जैसे कि कॉटन हो गया या जूट हो गया, ये किससे मिलता है, तो ये प्लांट से मिलता है। इसके साथ साथ हमने एक और पढ़ा था फ्लैक्स। फ्लैक्स जो होता है वो भी प्लांट से ही हमको मिलता है। फ्लैक्स जो फाइबर होता है उसका, फ्लैक्स का प्लांट होता है और उसके प्लांट के स्टेम से हम लोग क्या करते हैं, फाइबर्स को निकालते हैं। तो कॉटन, जूट और फ्लैक्स ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, तो ये हमें प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो स्पिनिंग क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं फाइबर से धागा बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग। बोल रहा है कि अब हमारे पास धागा बनकर आ गया तो धागा से हम लोग फैब्रिक बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, तो दो तरीका है हमारे पास, या तो हम वीविंग करेंगे या फिर हम लोग नीटिंग करेंगे। तो वीविंग और नीटिंग ये दो प्रोसेस है जिससे कि यार्न से फैब्रिक बनकर तैयार होता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं फाइनली एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो यहाँ पर कुछ फाइबर्स दिए हुए हैं, फाइबर्स के कुछ नाम हैं। तो इन सारे फाइबर्स में से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। तो देखो पहला है हमारे पास नायलॉन। तो नायलॉन जो है वो हम लोग जानते हैं कि नायलॉन कैसा फाइबर है, तो ये सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। उसके बाद है आपका वुल। वुल क्या होता है, कहाँ से मिलता है, तो ये एनिमल के फ्लीस से मिलता है, जैसे कि भेड़ हो गया, सिप के फ्लीस से मिलता है, या फिर रैबिट के, कैमल के, याक के, या फिर गोट के। तो वुल हमें जो मिल रहा है ये किससे मिल रहा है, तो एनिमल के फ्लीस से मिल रहा है, इसलिए ये नेचुरल होगा। उसके बाद है आपका कॉटन। तो हम लोग जो कॉटन ऑब्टेन करते हैं, हमारे पास जो रुई होता है कॉटन वुल, वो कहाँ से आता है, तो कॉटन प्लांट से आता है। तो प्लांट से आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये भी नेचुरल होगा। उसके बाद है सिल्क। तो सिल्क कहाँ से मिलता है, तो हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि सिल्क जो होता है वो सिल्क वर्म के कुकून से मिलता है। तो क्या होगा, ये भी नेचुरल होगा। कैसे नेचुरल होगा, तो देखो सिल्क वर्म हम लोग जानते हैं कि ये एक इंसेक्ट है, कीड़ा है। ये क्या करता है, ये एग लेइंग करता है, अंडा देता है। उसके बाद उस अंडा में से लार्वा निकलता है। फिर वो जो लार्वा होता है वो मलबरी नाम का जो ट्री होता है उस ट्री के लीफ पर फीड करता है। उस ट्री का जो लीफ है, मलबरी जो लीफ है, उसको ये लार्वा खाता है और खा खा कर ये मोटा हो जाता है। मोटा होने के बाद जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है तो फिर ये खाना बंद कर देता है और फिर खुद को ये रेस्ट देना चाहता है। तो फिर ये क्या करता है कि अपने माउथ से अपने बॉडी के चारों तरफ क्या निकालता है, सिल्क निकालता है। और फिर वही सिल्क धीरे धीरे क्या हो जाता है कि पूरा एक कुकून का रूप ले लेता है, पूरा एक इंसेक्ट के बॉडी के चारों तरफ कवर हो जाता है, जो कि जिसको कि हम लोग क्या नाम देते हैं, कुकून, ठीक है। तो फिर हम लोग इसी कुकून को क्या करते हैं, ले लेते हैं और फिर लेने के बाद उसको खौलते हुए पानी में डालकर और फिर उससे आगे की प्रोसेसिंग करते हैं, उससे हम लोग सिल्क निकाल लेते हैं। तो देखो सिल्क जो है वो किससे मिल रहा है, तो ये एनिमल से मिल रहा है, मतलब इंसेक्ट से मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये नेचुरल होगा। उसके बाद है आपका पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर तो सिंपली है कि ये सिंथेटिक फाइबर है, हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है। उसके बाद आपका है जूट। तो जूट कहाँ से मिलता है हमें, तो जूट का प्लांट होता है, उस प्लांट का जो स्टेम होता है उस स्टेम से हम लोग जूट फाइबर को निकालते हैं, इसलिए ये भी नेचुरल होगा। तो देखो यहाँ पर नेचुरल कौन कौन से हो गए, वुल आपका नेचुरल होगा, कॉटन नेचुरल है, सिल्क नेचुरल है और जूट नेचुरल है। और सिंथेटिक कौन कौन से है, तो नायलॉन और पॉलिस्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, यहाँ पर कुछ लाइन लिखे हुए हैं, बहुत सारे लाइन है। इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को आपको बताना है कि ये सही है या फिर ये गलत है। तो सही के लिए आप लिखोगे ट्रू, गलत के लिए लिखोगे फॉल्स, ठीक है। तो आपका पहला जो है
ए नंबर ये क्या बोल रहा है, यान इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, बोल रहा है कि फाइबर्स से यान बनाए जाते हैं, फाइबर से धागा बनता है। क्या ये बात सही है? तो हाँ ये बात सही है, तो ये क्या होगा, ट्रू। उसके बाद आपका बी नंबर, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। तो स्पिनिंग क्या प्रोसेस होता है, आप क्या जानते हो? आप यही जानते हो कि स्पिनिंग क्या होता है कि फाइबर्स से यान बनाया जाता है, ना कि फाइबर्स को बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि स्पिनिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि फाइबर्स को बनाया जाता है। तो ये क्या सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है, ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट है आपका सी, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो देखो जूट कहाँ से मिलता है, तो जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि जूट जो है वो कोकोनट, नारियल जो होता है उस नारियल के ऊपर का कवरिंग है। तो क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये बात सही नहीं है, तो ये भी होगा फॉल्स। डी नंबर क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। तो गिनिंग जो है, जिसको कि कॉम्बिंग ऑफ कॉटन भी कहा जाता है, आप चैप्टर में पढ़े थे, तो वहाँ पर आपने क्या सीखा था कि गिनिंग क्या प्रोसेस होता है कि जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उसमें से सीड को अलग करना। और यहाँ पर क्या लिखा है, ये भी बात सेम वही लिखा है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन। तो कॉटन से सीड को निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिनिंग। तो ये बात सही है, तो हाँ ये बात सही है, तो ये होगा ट्रू। नेक्स्ट ई पॉइंट क्या है, वीविंग ऑफ यान मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो यान का जो वीविंग होता है, जो धागा है, उससे जब हम लोग बुनाई करते हैं तो उससे क्या बनकर तैयार होता है, तो फैब्रिक, कपड़ा बनता है। और ये लाइन भी यही बात बोल रहा है, तो क्या ये बात सही है? तो हाँ ये बात सही है, तो ये होगा ट्रू। उसके बाद है एफ नंबर, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। क्या बोल रहा है कि जो सिल्क फाइबर होता है वो प्लांट के स्टेम से मिलता है। तो आप क्या जानते हो कि सिल्क फाइबर तो कुकून से मिलता है, किसके कुकून से, तो सिल्क वर्म के कुकून से। और ये क्या बोल रहा है कि प्लांट के स्टेम से, तो नहीं ये बात गलत है, तो ये होगा फॉल्स। उसके बाद है जी नंबर, क्या बोल रहा है, पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। और आप क्या जानते हो कि पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, तो ये लाइन भी गलत होगा, तो इसके लिए भी आप लिखोगे फॉल्स। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ लाइन है और इस लाइन में कुछ खाली स्थान है और वहाँ पर आपको भरना है कि क्या यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। तो देखो प्लांट फाइबर, पहला जो है प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। प्लांट फाइबर जो होता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है हमको, तो आपने पढ़ा था चैप्टर में कि प्लांट फाइबर कहाँ से मिलता है, तो कॉटन से मिलता है और जूट से मिलता है। तो इसमें आप क्या भरोगे, कॉटन और जूट। नेक्स्ट जो है बी, उसमें क्या बोल रहा है, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। तो एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है पहले से कि सिल्क, क्योंकि सिल्क जो है वो एक एनिमल फाइबर है क्योंकि ये इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है। उसके बाद जो है आपका वुल, वुल किससे मिलता है, तो ये भी एनिमल के फ्लीस से मिलता है, तो ये दोनों जो है वो एनिमल फाइबर हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो बोल रहा है कि प्लांट के किस पार्ट से कॉटन और जूट हमें मिलते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था कॉटन के लिए, कॉटन में आपने देखा था ना कि कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें बॉल फॉर्मेशन होता है, बॉल निकलता है, फिर वही बॉल जब मैच्योर कर जाता है, मैच्योर होने के बाद फिर वो बॉल फट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है और उसके अंदर बहुत सारे कॉटन प्रेजेंट होते हैं और फिर हम लोग उसी कॉटन को ले लेते हैं अपने यूज के लिए। तो देखो कॉटन में जो आपका ये जो बॉल फॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या था, कॉटन का कौन सा पार्ट था, तो ये कॉटन का फ्रूट था। क्योंकि पहले आपने देखा था कि कॉटन में पहले फ्लावरिंग हुआ, फूल आया, फूल के बाद उसमें क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो जो हमारे पास जो कॉटन आया वो मेनली क्या था, फ्रूट था, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है जूट, तो जूट कहाँ से मिलता है, प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, तो प्लांट का जो स्टेम होता है उसी स्टेम से हम लोग जूट को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो आपको बताना है 2 आइटम का नाम और वो जो आइटम है वो किससे बना होगा, तो नारियल जो होता है कोकोनट, कोकोनट के ऊपर जो फाइबर्स लगे होते हैं उस फाइबर्स से जो आइटम बना होगा उसी आइटम का आपको नाम बताना है और वो आइटम कितना होना चाहिए, 2। तो देखो नारियल से, नारियल फाइबर से, कोकोनट फाइबर से क्या क्या चीज़ बनता है, आपने देखा भी था कि कोकोनट फाइबर से रस्सी बनाया जा सकता है या फिर मैट बनाया जा सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बताना है नाम। तो क्या हो जाएगा, आप रोप लिख सकते हो या फिर मैट लिख सकते हो।
अब हम लोग आ चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। तो आपको बताना है कि फाइबर्स से यार्न कैसे बनाया जाए, किस प्रोसेस से बनाया जाए, उस प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना है। तो आप जानते हो कि फाइबर्स से यार्न बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। तो स्पिनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, तो उसको कहेंगे स्पिनिंग। तो जो यार्न बनता है, जो धागा बनता है, वो धागा कैसा होता है, तो वो बहुत सारे थीन स्ट्रैंड्स फाइबर्स को मिलाकर धागा बनाया जाता है। तो धागा बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि मास ऑफ कॉटन लेते हैं, कॉटन का मास लेते हैं या फिर वूल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करते जाते हैं। ट्विस्ट जैसे हम लोग करने लगते हैं तो वो धीरे धीरे धागा में कन्वर्ट होने लगता है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास एक सिंपल डिवाइस है जिसको कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, हैंड स्पिंडल, जिसको कि हम लोग हाथों से करते हैं। तो उसमें दो है, पहला है टकली और दूसरा क्या है, चरखा। तो इन दोनों डिवाइस से, टकली से और चरखा से हम लोग हैंड के थ्रू यार्न को बना लेते हैं। और दूसरा क्या हमारे पास तरीका है जो कि अभी के टाइम पर यूज होता है, तो अभी के टाइम पर जो मशीन्स होते हैं उसका यूज किया जाता है, क्योंकि मशीन के थ्रू हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पर कर सकते हैं। लेकिन अगर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस से करते हैं तो उससे जो यार्न बनेगा वो बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा। लेकिन अभी तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, तो इतने सारे पॉपुलेशन के डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारा जो प्रोडक्शन उसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए अभी के टाइम पर हम लोग मशीन के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर और एक्सरसाइज फाइनली खत्म होता है। अगर आपको ये सारा क्वेश्चंस आंसर्स लिखे हुए चाहिए तब आपको जाना है miktos.com पर। जब आप वहाँ जाओगे तो सबसे पहले आप क्लास सेलेक्ट करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन चैप्टर। जब आप चैप्टर को सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पर एक पेज खुलता है। उस पेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होंगी, जैसे कि इस चैप्टर का नोट्स होगा, वीडियो लेक्चर्स होंगे, एनसीईआरटी पीडीएफ होगा और इस चैप्टर का एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस भी वहाँ प्रेजेंट होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए miktos.com। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना सेल्फ स्टडी।